हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। इस पूरे सेशन के अंदर जितनी भी देर का होगा, हम पूरे चैप्टर को एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक हेडिंग को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, दैट इज स्टाफिंग। बच्चों, सबसे पहले ये नोट्स जो है ना बच्चों, ये मेन लेक्चर के नोट्स हैं। मेन लेक्चर मतलब जिसके अंदर मैंने इसकी लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करी है। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। तो वही चैप्टर के मैंने नोट्स हाईलाइट लिए हैं। इसका एक रीजन है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो मेन की पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर दिए, तो इससे आपको समझाने में और इससे आपको देखने में, रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर वो मेनली 9 टॉपिक्स जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, एक बात और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप बच्चों मई के अंदर टर्म 2 एग्जामिनेशन देने वाले हो ऑफ द सेशन 21-22, तो आपको पहले 8 टॉपिक पढ़ने हैं। 9th वाला टॉपिक आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और अगर आप न्यू सेशन वाले हो, 22-23 वाले हो, तो आपके लिए सेशन, ये जो टॉपिक है 9th वाला, इस वीडियो के अपलोड होने वाली डेट तक कोर्स में है। इन फ्यूचर कभी अगर सिलेबस का कुछ अपडेशन आता है और कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग का वन शॉट लेक्चर। सबसे पहले बच्चों, वन शॉट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन के अंदर बात क्या बोली गई है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने बेसिक से एक बात बोली है कि आपके बिजनेस के अंदर आपने कहा होगा प्लांट एंड मशीनरी हमारा एक असेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट होता है, फर्नीचर हमारा असेट होता है, लेकिन जो आपके बिजनेस के मेन असेट होते हैं वो होते हैं आपके लोग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने हैं तो वो सिर्फ तभी अचीव कर पाएंगे जब उनके यहाँ पर सही इंसान सही काम कर रहा होगा। मतलब यार, if the right person is the right job, then only can the company organization achieve their objectives। बस इंट्रोडक्शन में इतनी सी बात बोलिए, बस मूड बनाने की कोशिश करिए। ओके, अब बच्चों बात करते हैं स्टाफिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो बच्चों देखो, स्टाफिंग आपको पता होगा हमारा मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है। पहला कौन सा होता है हमारा, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है हमारा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब सिंपल सा बेसिक सी चीज है कि आप सही इंसान को सही जॉब पोजीशन पर रख रहे हो जिससे वो अच्छा काम करेगा, आप अच्छा काम करवाओगे। इस चीज को हम बोलते हैं स्टाफिंग। मतलब क्या, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, इस चीज को हम स्टाफिंग बोलते हैं। इसकी दो डेफिनेशन और दे रखी है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या दे रखी है, ऑब्टेनिंग मतलब नए वर्कफोर्स को लेकर आओ, ऑब्टेन करो। यूटिलाइज मतलब उनसे अच्छा काम कराओ, और मेंटेन करो। मेंटेन का मतलब है कि आप इस तरीके से उनको ट्रीट करो, उस तरीके से उनसे आपका बिहेवियर, आपके रिलेशनशिप होने चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाए। तो आप उनको मेंटेन करके भी रखिए, किस चीज को, एक सेटिस्फाइड और एक सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स को। दूसरी डेफिनेशन क्या दे रखी है कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन, इसका काम है जो भी जॉब पोजीशंस है, जो भी वैकेंसी है, उसको पहले तो फिल करो और उसको फिल रहने की कोशिश करो, कोई छोड़कर ना जाए। इस चीज को हम स्टाफिंग बोलते हैं। क्लियर। तो स्टाफिंग का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अच्छा, एक बात आती है बच्चों की, स्टाफिंग कब करनी पड़ती है। ठीक है ना, स्टाफिंग कब करते हैं। तो स्टाफिंग करते हैं दो तरीके से, या तो आपकी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगी, आप नई नई ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रहे हो, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, मतलब ऑलरेडी चलती आ रही है, काफी टाइम उसको हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो आपके यहाँ पहले से लोग तो नहीं होंगे। आप पहले प्लान करोगे मुझे क्या काम करना है, मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओगे। जैसे स्कूल के अंदर नहीं होता हमारा, पहले होता है हमारे ट्रस्टीज, फिर होता है हमारा प्रिंसिपल, होता है वाइस प्रिंसिपल, फिर होते हैं हमारे एचओडी के अंदर टीचर्स होते हैं, फिर हमारा सपोर्ट स्टाफ होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। तो ये एक क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, जिसको हम अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा आपने भूल गए हो तो भी बात नहीं। तो उसके अंदर एक चार्ट दे रखा होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट है, वो आप बनाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, लोगों को चुनते हो, उसमें आप उनको जॉब पोजीशन पर रखते हो और उनसे काम करवाते हो। तो इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फंक्शन ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही आएगा। लेकिन अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है,
मतलब ऑलरेडी आपका बिजनेस चला आ रहा है पिछले सालों से, तो उस केस में आपकी जो स्टाफिंग होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। आप प्लान ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आप स्टाफिंग नहीं करते हो, आप हर पल स्टाफिंग करते रहते हो। कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति जॉब छोड़कर जाएगा, आप उसकी जगह पे दूसरे को हायर करोगे। जैसे आपने कोई न्यू रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस के अंदर आई, आप तभी उनको हायर करोगे, आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का वेट नहीं करोगे। तो इन शॉर्ट, if there is a new enterprise, then planning will be done, staffing will be done only after planning and organizing. If there is a existing enterprise, then staffing is a continuous activity. Clear? Okay. अब बच्चों बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। एक्चुअल में स्टाफिंग प्रोसेस है क्या? तो सबसे पहले बात आती है, सर स्टाफिंग की जरूरत पड़ती क्यों है हमको? तो देखो बच्चों, स्टाफिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाए। चलो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आपको लोगों की जरूरत है। आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, आपको लोगों की जरूरत है। आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आपको लोगों की जरूरत है। कोई छोड़कर जा रहा है, किसी को आप निकाल रहे हो, कोई रिटायर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जब कोई व्यक्ति है, हमको या तो व्यक्तियों की जरूरत होती है या फिर कोई छोड़कर चला जाता है। इन दैट केस आपको स्टाफिंग करनी पड़ती है, आपको लोगों को रखना पड़ता है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। तो ध्यान रखना इसकी प्रोसेस में हमारे 8 स्टेप्स है, और ध्यान रखना आपको आठों के आठों याद होने चाहिए, वो भी सीक्वेंस के अंदर। रीजन भी क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस में नहीं लिखोगे तो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन है कि अगर आपने प्रोसेस को सीक्वेंस में नहीं रखा है तो आपका 1 मार्क काटा जा सकता है। मतलब ये 5 नंबर का होगा, आपने सीक्वेंस बिगाड़ दिया लेकिन सब कुछ सही लिखा है तो फालतू में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगाओ और उसको अच्छे से करो। ओके, तो बच्चों स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमको कितने लोगों की जरूरत है और कौन कौन से लोगों की जरूरत है। मतलब ये, अगर एग्जांपल मान के चलो हमारा एक स्कूल है, तो ऑब्वियस ये बात है स्कूल के अंदर टीचर्स भी चाहिए होते हैं, स्कूल के अंदर सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए होता है, लैब असिस्टेंट भी चाहिए होता है, ड्राइवर भी चाहिए होता है। टीचर्स भी अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, हाँ या ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी काम अलग अलग होता है, सपोर्ट डिपार्टमेंट का काम भी अलग अलग होता है। तो ऑब्वियस बात है, मान के चलो अगर हमको टीचर्स की जरूरत है तो हम बताएंगे हमको 4 टीचर्स की जरूरत है, प्लस हम ये बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स की जरूरत है, हाँ या ना। अब ये थोड़ी ना कहो कि 4 टीचर्स चाहिए तो कोई भी 4 टीचर्स आ जाएंगे, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स चाहिए। ये चीज क्लियर हो रहा है? तो आपको ये बताना पड़ेगा हाउ मेनी पीपल डू यू नीड, एंड यू हैव टू आल्सो स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू नीड। ठीक है ना, वो क्या करते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये काम करने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है हमारा वर्क लोड एनालिसिस, दूसरा होता है हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस के अंदर हम क्या बात बोलते हैं कि पूरे काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी। आई रिपीट, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी और कितने टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी उस पूरे काम को इफेक्टिवली करने में। एग्जाम्पल के तौर पर हमको मान के चलो पूरी क्लास 12th को पढ़ाना है, कॉमर्स को, साइंस को, सबको पढ़ाना है, तो हम क्या बोलेंगे, हमको 2 फिजिक्स के टीचर चाहिए, 2 केमिस्ट्री के टीचर चाहिए, 2 बायो के टीचर चाहिए, 2 मैथ्स के टीचर चाहिए, 2 इंग्लिश के टीचर चाहिए, 2 अकाउंट्स, 2 बिजनेस, 2 इको, फिजिकल। ये समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट इज रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली मैनेज क्लास 12th, बोथ साइंस एंड कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज को भी ले लो तो और भी बहुत ज्यादा टीचर्स की जरूरत हमको पड़ जाएगी। फिर हमने इसमें बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट की टीचर्स चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स एंड द सब्जेक्ट टीचर्स वी नीड, इसको बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस। इसके बाद हम करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि कौन कौन से लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल एंड द टाइप ऑफ पीपल दैट आर रेडीली अवेलेबल विद अस। कितने लोग हमारे पास हैं, फिर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, फिर हमको पता लगता है कि हाँ हमको इतने टीचर्स की जरूरत है और ये सब्जेक्ट की टीचर्स की जरूरत है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। फिर दूसरा जो स्टेप आता है बच्चों, वो आता है हमारा रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बच्चों ढूंढना। आपने ये तो पता लगा लिया कि हाँ आपको टीचर्स की जरूरत है, अब ये बोलोगे ढूंढना कहाँ है, मिलेंगे कहाँ से, तो ढूंढना चालू हो जाएगा। तो ढूंढेंगे कहाँ पर, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ढूंढेंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ढूंढेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे ढूंढा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरीके से ढूंढा जाता है, या तो आपका ट्रांसफर होता है या फिर प्रमोशन होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल के अंदर 10 तरीके से होते हैं, वो जब टॉपिक आएगा उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद तो बच्चों मेजर जो स्टेप आता है वो आता है हमारा सिलेक्शन। मतलब आपने ढूंढ लिया, आपने लोगों को देख लिया कि हाँ इनमें से हम किसी को चुन सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है चुनने का, आता है उनको सेलेक्ट करने का आता है।
तो आप क्या करते हो, बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करते हो और फिर आप उसको सीरियसनेस समझाते हो कि आपने उसको किस काम के लिए चुना है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद आपने चुन लिया, लेट सपोज आपने उनको चुन लिया, तो अब क्या होगा, सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइजेशन से क्या कराया जाएगा, वाकिफ कराया जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कराया जाएगा, फेमिलियर कराया जाएगा, लोगों को उससे समझाया जाएगा, मिलाया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाएंगे और फिर उसको काम के बारे में बताया जाएगा कि हाँ आपकी पोजीशन ये है, आपकी प्लेस ये है, आप इस जगह पे ये काम करने के लिए आए हो। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा फोर्थ, वो होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन कराना, बाकी लोगों से सबसे वाकिफ कराना, फेमिलियर कराना और प्लस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना। और प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप उसको उनकी जॉब दिखाते हो, उनकी पोजीशन दिखाते हो, उनकी प्लेस दिखाते हो काम करने की, आपको ये काम करने हैं। क्लियर? तो पहला हो गया हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा हो गया हमारा रिक्रूटमेंट, तीसरा हो गया हमारा सिलेक्शन, चौथा हो गया हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओके। इसके बाद बच्चों पांचवा स्टेप आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग बातें होती हैं। ट्रेनिंग आपके जॉब से रिलेटेड होती है, डेवलपमेंट आपके करियर से रिलेटेड होता है। तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएगी, वो सारी स्किल्स, वो सारी नॉलेज दी जाएगी जिससे जो आप करंट जॉब कर रहे हो या फिर जो जॉब करने वाले हो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए, इंप्रूव हो जाए, एफिशिएंसी आ जाए, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको वो सारी चीजें सिखाई जाए, वो सारी चीजें आपको दी जाए जिससे आपका करियर ग्रोथ हो जाए, आप में ज्यादा मैच्योरिटी आ जाए, आप में स्किल्स इंप्रूव हो जाए और आपका एक बहुत ही अच्छा क्या हो जाए, करियर हो जाए। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आप अपने पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत को पहचान पाए कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, वो आता है डेवलपमेंट के अंदर। देयर आफ्टर आपको प्लेसमेंट भी दे दी, ओरिएंटेशन भी दे दिया, ट्रेनिंग भी दे दिया, डेवलपमेंट भी दे दिया, उसके बाद आप काम करोगे। जब आप काम करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करा जाएगा, अप्रेस किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप काम कैसा कर रहे हो। तो आपने जो काम कर रखा है या जो काम आप कर रहे हो उसको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर कह लो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग इवेल्युएट किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि आप किस काबिल व्यक्ति हो। आपको फिर फीडबैक भी दिया जाएगा कि आप अच्छा कर रहे हो या क्या आप बुरा कर रहे हो। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद बच्चों हम करते हैं अपने एम्प्लॉयज की करियर प्लानिंग और प्रमोशन की तैयारी। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम ये देख लेते हैं वो बंदा किस लेवल का है, उसके बाद उसके प्रमोशन की तैयारी होती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ की तैयारी होती है। और आपको पता है प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को लोअर जॉब से हायर जॉब पे भेजते हैं, हायर फैसिलिटीज देते हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और हायर सैलरी भी देते हैं। ओके, प्रमोशन भी दे दिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, हमारा कॉम्पनसेशन देना। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके से अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ भी पे कर रहे हो तो उसे बोला जाता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट पेमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट का मतलब होता है कि आप उसके खाते में पैसे डाल रहे हो, चाहे आप उसको सैलरी दो, चाहे उसको वेजेस दो, चाहे उसको कमीशन दो, चाहे उसे इंसेंटिव दो, चाहे उसे बोनस दो। कुछ भी अगर आप उसके खाते में पैसे डाल रहे हो या उसके हाथ में कैश दे रहे हो तो वो होता है डायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप वो कुछ खर्चे कर रहा है लेकिन पैसे आप भर रहे हो। वो छुट्टियों पे जा रहा है, आप उसके खर्चे भर रहे हो। अब वो अपने बच्चों की फीस दे रहा है लेकिन खर्चे आप भर रहे हो। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट पेमेंट। और जो डायरेक्ट पेमेंट होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी टाइम बेस्ड, एक होती है हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब क्या है, आप वीकली काम कर रहे हो तो वीकली सैलरी देंगे, मंथली सैलरी देंगे, क्वार्टरली सैलरी देंगे, एनुअल सैलरी देंगे, जो भी होता है आपके काम के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब जैसा परफॉर्म करोगे, अच्छा काम करोगे तो ज्यादा पैसा और बुरा काम करोगे तो कम पैसा। तो जैसी आपकी क्वालिटी रहेगी, जैसी आपकी क्वांटिटी रहेगी, उस हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ये थी बारी बच्चों प्यारी सी छोटी सी स्टार्टिंग प्रोसेस। और ध्यान रखना ये आपको सीक्वेंस में ही आनी चाहिए। कभी कभार बताऊं क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, रिक्रूटमेंट के बाद और कॉम्पनसेशन से पहले के सारे स्टेप्स बताओ। सीरियसली ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। रिक्रूटमेंट के बाद और कॉम्पनसेशन के पहले के बीच के जो स्टेप्स है वो बताओ। 20 से स्टेप्स पूछ रहे थे वो भी सीक्वेंस के अंदर। और ध्यान रखना अगर आपने सीक्वेंस नहीं बताया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर? ओके। तो बच्चों स्टाफिंग समझ में आ गया। स्टाफिंग के अंदर हमने बच्चों हमने स्टेप 2 पढ़ा था, रिक्रूटमेंट का स्टेप 3 पढ़ा था हमने किस चीज का, सिलेक्शन का, स्टेप 5 पढ़ा था हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। और यही हमारा डिटेल में पढ़ना है चैप्टर को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बच्चों वो आ रहा है हमारा रिक्रूटमेंट। क्या आ रहा है बच्चों हमारा टॉपिक रिक्रूटमेंट, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार भी है।
तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब बेसिकली आपको हम ये बताया था कि आप पॉसिबल कैंडिडेट को या फिर पोटेंशियल कैंडिडेट को चुनते हो, ढूंढते हो, उस चीज को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। ध्यान रखना यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है फाइंड करना या फिर सर्च करना, किस चीज को? पोटेंशियल कैंडिडेट को जो आपका एम्प्लॉय बन सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट करने की भी कुछ एक्टिविटीज होती है जो कि सीक्वेंस में होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सोर्सेस अवेलेबल है। बेसिकली दो ही होती है, एक होती है इंटरनल सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढूंढना, एक होती है एक्सटर्नल सोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ढूंढना। फिर हम चेक करते हैं कि वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? ये ढूंढने लायक है कि भी नहीं, मतलब वहां पे लोग हमको मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, या कुछ चीज क्लियर हो गया? ओके। थर्ड होता है हम चूज करते हैं कि हमको कौन सी सोर्स को पिक करना है, हमको इंटरनली ही ढूंढना है या फिर एक्सटर्नली ही ढूंढना है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप IMI ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए, फिर हम टेस्ट वगैरह लेंगे, फिर आपको सेलेक्ट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है फाइंड करना या फिर सर्च करना। ओके। दो तरीके का रिक्रूटमेंट होता है, मतलब या तो आप उनको इंटरनली ढूंढोगे या फिर आप उनको एक्सटर्नली ढूंढोगे। तो पहले बात करते हैं किसके बारे में? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बच्चों पहला आता है हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो भी आपके पास वैकेंसी है, आप उसको ढूंढने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही सर्च कर रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी मेरा एम्प्लॉय है, उसी को मैं क्या कर दूं? उस जॉब पोजीशन पर रख दूं, उसी में उसको वैकेंसी पे रख दूं, वो काम वो कर ले। और ये करने के हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मतलब ये इंटरनेट ढूंढने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसफर, एक होता है हमारा प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट से हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाए, एक क्या कहते हैं शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में भेजा जाए, या फिर एक काम जो पहले कर रहा था वो उस काम से हटा के दूसरे काम में भेजा जाए, इस चीज को बोला जाता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है? ना तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है, हाँ है ना, ना ही आपका स्टेटस बदलता है, ना ही आपका कुछ मेजर चेंज होता है काम के अंदर। मतलब बस ये होता है कि आपकी ड्यूटीज बदल जाती है, पहले आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो आप सेल्स करोगे, मत ना ही आपकी सैलरी बदलती है। ध्यान रखना आप सेम लेवल पर रहते हो, मतलब ये समझ लो जगह बदलना हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जॉब स्टेटस, आपका जो लेवल है वो सेम रहेगा, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बोला जाता है एम्प्लॉइज का। क्लियर? तो ध्यान रखना, कभी आपसे पूछे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कौन सा होता है तो आपको बोलना है ट्रांसफर। कभी आपसे पूछे कौन सा ऐसा मूवमेंट है एम्प्लॉय का जिसके अंदर उसकी सैलरी नहीं बदलती है मेजरली, तो आपको बताना है ट्रांसफर। क्लियर? ओके। दूसरा हमको पढ़ना है जो हमारा इंटरनल सोर्स है वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? जब कोई लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन पे आ जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रमोशन बुलाते हैं। और प्रमोशन से एक चीज और अच्छी बात होती है, जब चेन ऑफ प्रमोशन होता है, वो कैसे? मान के चलो एक टॉप लेवल का व्यक्ति था जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तो लोअर लेवल या मिडिल लेवल से एक जॉब पोजीशन उसको फिल करेगी, तो मिडिल वाली खाली हो जाएगी, तो फिर नीचे वाला फिर उसको फिल करेगा, तो ये चेन वाला क्या हो जाता है? प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन के अंदर क्या होता है? आप लोअर से हायर पोजीशन पर जाते हो, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, हायर फैसिलिटीज मिलती है, हायर स्टेटस मिलता है और फिर हायर सैलरी भी मिलती है। इसको वर्टिकल मूवमेंट भी बोला जाता है क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। क्लियर? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्टिकल मूवमेंट है तो बताइए किसकी बात हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इसके फायदों की और इसके नुकसान के लिए। इंटरनेट ढूंढने के फायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या है। सबसे पहला क्या होता है, जब आप इंटरनेट ढूंढते हो तो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ उनको ही जब मौका मिलेगा उस जॉब पोजीशन को फिल करने का, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, लॉयल रहते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं कि उनको पता है कि हमारे पास मौका है कि हम अपने करियर को और ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है ये सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसेस को, मतलब है कि हमको बाहर जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको रिलायबल सोर्स से लोग मिल जाते हैं। मतलब हमको पता है कि यार ये हमारे ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो ये एक भरोसेमंद सोर्स होती है। हमको ये भी नहीं पता होता, सॉरी हमको ये पता होता है कि हाँ ये काम कर लेगा। कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, वो पता नहीं रट्टू तोता हुआ, तो कैसे पता लगाएंगे? जब वो काम करेगा तब पता लगेगा ना, तो वो रिलायबल सोर्स नहीं है। तो इंटरनली सोर्स हमारी जो होती है रिलायबल होती है, उसको हम अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं क्योंकि हम उसको पहले से ही जानते हैं। क्लियर? तो ये दो फायदा हमने देख लिया। पहला, हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं।
दूसरा ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पहले से जानते हैं, तो वो ज्यादा टेस्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो एडवांटेज है वो क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप उसको प्रमोशन दे रहे हो या फिर ये कह लो एक जॉब से हटा के दूसरी जॉब में डाल रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, मल्टीपल काम सिखा रहे हो। जब उसे मल्टीपल काम सिखा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये वो हायर पोजीशन को रहने लायक हो सकता है, वो मैनेजर बन सकता है, क्योंकि एज अ मैनेजर आपको सारे फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जब आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करवाते हो या फिर आप सीनियर पोजीशन में भेज देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप सीनियर पोजीशन के लायक काबिलियत लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इसके अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ओरिएंटेशन करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो पहले से ही हमारा एम्प्लॉय है, उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है और ऑलरेडी वो सारे एम्प्लॉयज के संग क्या है, फैमिलियर है। क्लियर? ओके। ट्रांसफर से एक चीज बहुत बढ़िया होती है, मान के चलो एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसमें कम लोग हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफ है वहां से कुछ लोगों को हटा के हम कौन से डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, उस डिपार्टमेंट जिसमें लोअर स्टाफ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस हो जाती है। ओके, लास्ट जो एडवांटेज दे रखा है क्या है, ये चीपर सोर्स है, मतलब यहाँ पर ढूंढने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। एक्सटर्नल में क्या होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, वेबसाइट पे डालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, उस केस में टाइम भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। तो कंपेरेटिवली ये चीपर सोर्स है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, इनमें कमियां क्या क्या हैं। तो पहली जो कमी है बच्चों वो क्या है, हमारे जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज हैं, वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार ये बाहर से व्यक्ति आ गया, समझ रहे हो इस चीज को, तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल गया। मैं एक्सटर्नल सोर्स के बारे में आपसे बोल गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्स के क्या कहते हैं लिमिटेशन के बारे में। पहला ये है कि नए लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहे, ठीक है ना। आप इंटरनली ढूंढ रहे हो तो कोई नया, कोई फ्रेश, कोई क्वालिफाइड लोग हमारे पास नहीं आ रहा है, मतलब कोई न्यू पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहा है। दूसरा क्या, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो लथार्जिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई छोड़ के गया तो हमको ही प्रमोशन मिलेगा या फिर हमको ही ट्रांसफर मिलेगा, हम ही काम करेंगे, मतलब ये हमको प्रमोशन मिलना ही मिलना है, हम मेहनत करें या ना करें। तो ऐसे केस में वो आलसी हो सकते हैं। तीसरा ये कि एक न्यू एंटरप्राइज इंटरनल सोर्स को यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि पास उसके पास एम्प्लॉय है ही नहीं, तो कैसे यूज करेगा। या फिर ये कह लो आपके पास अगर बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो सारी वैकेंसीज को आप इंटरनल सोर्स से भर नहीं सकते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो कंपटीशन की स्पिरिट है एम्प्लॉयज के बीच में वो हैम्पर हो सकती है, मतलब बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह हो सकता है, एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे की बेइज्जती कराना और उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलवाना। जैसे होता नहीं है कि टीवी सीरियल्स के अंदर बहू नई नई आती है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करी जाती है, सास को बाहर निकालने की कोशिश करी जाती है, बिजनेस निकालने की कोशिश करी जाती है। तो वैसा ही जब आपको पता है कि भैया ऊपर कोई एक बंदा ही जाएगा तो आपस में चापलूसी चालू हो जाती है, गॉसिप्स हो जाते हैं, ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में जो कंपटीशन की स्पिरिट है वो खराब हो जाती है। लास्ट जो हमारी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करते हो या फिर आप प्रमोशन देते हो तो ऐसे केस में जो कि प्रोडक्टिविटी होती है वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जब तक एक जॉब पे बैठेंगे, सेटल होंगे, तब तक आपने ट्रांसफर कर दिया, प्रमोशन कर दिया, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो जाती है। क्लियर? ओके, तो ये थे हमारे क्या, इंटरनल सोर्सेज, ट्रांसफर, प्रमोशन, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बच्चों बात करने वाले हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन कौन से तरीके से हम एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हैं। और बेसिकली बच्चों इसके अंदर आपको 10 सोर्सेज पढ़नी है। पहली जो सोर्स है वो है हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नोटिस बोर्ड लगाते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं कि हाँ भाई आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, कृपया इस डेट पर, इस टाइम पर सब अवेलेबल हो। हम फैसला ऑन द स्पॉट ही करेंगे कि कौन से लोगों को चुनना है और कौन से लोगों को नहीं चुनना है। तो ये काम बेसिकली कौन सी जॉब पोजीशन के लिए किया जाता है, जो या तो अनस्किल्ड होती है या फिर जो सेमी स्किल्ड होती हैं, उनके लिए जॉब पोजीशन क्या रखी जाती है, रखी जाती है। ये कब रखी जाती है, जब कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि आपको पहले से एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, जब अचानक से छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसी चीज को फॉलो करना पड़ता है। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कहां कहां फॉलो किया जाता है, जब आपको लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है या फिर ये कह लो कि आपके जो कुछ एम्प्लॉयज हैं वो एब्सेंट हो गए हैं, तो उस केस के अंदर भी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलो कर सकते हो। ओके,
दूसरा जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, इसमें मैंने अपना एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा, नहीं तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो मैं एक स्कूल में गया था, मान के चलो जो मेरा यही लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं एक स्कूल में गया था और मैंने वहां पे जॉब इंटरव्यू दिया था टीचर के लिए, एज अ बिजनेस स्टडीज टीचर, एज अ इकोनॉमिक्स टीचर। हाँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो उस केस में क्या हुआ था, मुझे वो जॉब नहीं मिली थी, ठीक है, किसी और को जॉब मिल गई थी। लेकिन 1 महीने बाद वो जो जिस टीचर को रखा था वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया था। तो फिर उनका मेरे पास फोन आया था कि सक्षम सर, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन टीचिंग इन आवर स्कूल? तब मैंने मना कर दिया था। तो इस केस में क्या है, इस सिचुएशन में क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो आप क्या करते हो, जब इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आती है तो जो आपने एप्लीकेशंस को पहले एंटरटेन नहीं किया था या फिर कह लो जिनको पहले जॉब नहीं दी थी, आप उनको कॉल बैक करते हो कि आप क्या अभी भी इंटरेस्टेड हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो ऐसे में आपकी जो मेहनत होती है वो बच जाती है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आप फोन करते हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एक बार इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो ऐसे केस में आपकी मेहनत, आपके एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, आपका टाइम काफी कुछ बच जाता है। क्लियर? तो इस चीज को बोला जाता है क्या, कैजुअल कॉलर्स। एक बार आप रीड कर लेना इसकी कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स क्या है, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स ये कीवर्ड है। ओके। तीसरा बच्चों हमारे सामने क्या आता है, वो आता है एडवर्टाइजमेंट। ये सबसे बेसिक है, ये सबसे कॉमन है। एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ करवा सकते हो, न्यूज़पेपर में करवा सकते हो, आप मैगजीन्स वगैरह में भी करवा सकते हो। इसके अंदर आप जॉब के बारे में बता सकते हो, इसके बारे में आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। लेकिन इसमें सिर्फ एक खामी है। एक खामी क्या है कि आप एडवर्टाइजमेंट देते हो लेकिन जो एप्लीकेशंस आती हैं वो बहुत ज्यादा आ जाती हैं और उसके अंदर काफी सारी तो क्या होती है, अनसुटेबल होती है या फिर अनक्वालिफाइड होती है। क्लियर? ओके। इसके बाद जो आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो रही है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो रही है, जहां पर जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों आते हैं। और ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं, जो डिमांड और सप्लाई को मीट करवाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है तो ऑब्वियसली पता है आपको गवर्नमेंट का काम इतना अप टू डेट नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो थोड़े आउटडेटेड रहते हैं। क्लियर? ओके। ये चार जो हुआ अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पांचवें पॉइंट के बाद। पांचवा पॉइंट क्या हमारा, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बच्चों मैनेजमेंट कंसल्टेंट का मतलब होता है जब भी मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल के बारे में एम्प्लॉयज ढूंढते हो, सोचते हो, वहां पर ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम करते हैं। और जो हमारे लोअर लेवल होता है, सुपरवाइजरी लेवल होता है, वहां पर प्लेसमेंट एजेंसीज काम करती है। मतलब ये कह लो सीनियर पोजीशंस के लिए, मिडिल लेवल टॉप लेवल के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाते हो, और जो लोअर जॉब पोजीशंस के लिए होता है उसके पास आप प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाते हो। प्लेसमेंट एजेंसी का काम बिल्कुल वैसे होता है जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम होता है। इनके पास क्या होता है, बायोडेटा होता है, इनके पास रिज्यूम्स होते हैं, इनके पास सीवी होते हैं, उनके पास एप्लीकेशंस होती हैं किसकी, जॉब सीकर्स की। तो फिर वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट्स, जो उनकी कंपनियां होती हैं, वहां पर जो जॉब रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से क्या करती हैं, एप्लीकेशन भेजती हैं और फिर उन दोनों को मिलाती हैं। उसके बाद क्या करती है, जब जॉब सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो जो हमारे प्लेसमेंट एजेंसीज होती है कंपनी से फीस वगैरह चार्ज कर लेती हैं। और जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैंने आपको बता ही दिया, इनके पास डेटाबेस किन लोगों का होता है, टेक्निकल लोगों का होता है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका होता है, इंजीनियर्स का होता है, डॉक्टर्स का होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है। फिर ये अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को देते हैं और बदले में पैसे चार्ज करते हैं। क्लियर? ओके। सिक्स जो है हमारा वो है क्या, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। आजकल जो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट है वो काफी होना स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर वो जॉब के बारे में, कंपनी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके। अब बात करते हैं बच्चों सेवंथ वाले के बारे में। सेवंथ वाला क्या हमारा, कैंपस रिक्रूटमेंट। ये बहुत ही सिंपल है और आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस है वो यही है, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, जो हमारी कंपनीज होती हैं और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, इनका टाई अप होता है। तो एवरी ईयर एग्जामिनेशन से जस्ट पहले क्या होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कैंपस इंटरव्यू होते हैं। तो वहां पे कंपनीज आती हैं और एम्प्लॉयज से क्या करती हैं, इंटरव्यू वगैरह लेती हैं और उनको जॉब देती है। अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो उसके अंदर क्या होता है, राजू रस्तोगी होता है, वो अपनी अंगूठियां उतार के जॉब इंटरव्यू देने जाता है मेन एग्जाम से जस्ट पहले। तो इस चीज को बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनका टाई अप होता है। ओके। एट पॉइंट बड़ा ही सिंपल हुआ है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है
कि हमारे यहाँ कोई जॉब वैकेंसी आई है और हमने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से बोला है कि तुम्हारी नजर में कोई है क्या, तो बता दो। तो जो उनकी नजर में कोई होता है तो मतलब वो कोई ट्रस्टेबल पर्सन होता है। और ट्रस्टेबल पर्सन का मतलब वो ये होता है कि हाँ वो अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, उसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं अच्छे एम्प्लॉय के इन कंपैरिजन टू अदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी उसको जानता है, उसका चाचा, उसका भतीजा, उसका मामा, कुछ भी हो लेकिन वो जानता है। इसको बोला जाता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये हमारे साथ सब जगह ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, आप एक नई सिटी में गए हो काम करने के लिए, वहां पे आपने ना सफाई वाली दीदी को हायर किया है, वो सफाई करके जाती है रोज सुबह। लेकिन आप इतने बिजी हो गए, आपके पास खाने का कोई टाइम नहीं है, तो आपने बोला दीदी दीदी आपके पास, आपके नजर में कोई खाने बनाने वाला है, खाने बनाने वाली है? तो फिर वो बोलती है कि हाँ मेरी नजर में एक दीदी है जो खाना बनाने आ जाएंगे घर पे, वो फोन करती है। तो आप उनको तुरंत हायर कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि वो आपकी जो सफाई वाली दीदी है उन्होंने बताया था, मतलब आप उन पे ट्रस्ट करते हो, इसलिए आपका ट्रस्ट पर ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, 9 पॉइंट जो आता है बच्चों वो आता हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बड़ा ही सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो लेबर लोग होते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं या फिर जो मैनुअल काम ज्यादा करते हैं, उनके लोगों से उनका क्लोज कांटेक्ट होता है। तो कभी भी आपको शॉर्ट नोटिस में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से काम बात कर लेते हो। और ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपके जनरली क्या होता है, एम्प्लॉय भी बन जाते हैं क्योंकि उनको सैलरी भी चाहिए होती है। अच्छा, एक बात और इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि लेट सपोज मान के चलो अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर जॉब छोड़ के चला गया तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी चले जाएंगे। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। और बच्चों लास्ट जो है वो है हमारा वेब एप्लीकेशन या फिर वेब पब्लिशिंग। इसका मतलब क्या है, जब आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर ये कह लो naukri.com, indeed.com, shine.com, jobdekho.com, पता नहीं कौन कौन से देखो.com पर आप जब आप जॉब डालते हो, जॉब लेने वाले देखने आते हैं, इस चीज को बोला जाता है वेब पब्लिशिंग। तो इंटरनेट की दुनिया में ये सबसे ज्यादा फेमस इस समय चल रहा है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदों के बारे में। फायदे ये हैं कि हमारे पास वाइडर चॉइस होती है, मतलब हम बहुत सारे लोगों में से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को चुन सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास क्वालिफाइड लोग आते हैं या फिर कह लो हमारे पास ट्रेंड लोग आते हैं पहले से, हम ट्रेंड लोगों को ढूंढ लेते हैं, हम क्वालिफाइड लोगों को ढूंढ लेते हैं। थर्ड क्या है, हमारे पास फ्रेश टैलेंट आते हैं, मतलब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पुराने लोग नहीं काम करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के नए लोग आके काम करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे जो प्रेजेंट एम्प्लॉय हो वो उस जॉब पोजीशन के लायक ना हो, लायक इन द सेंस ना उनके पास वो स्किल्स हो ना उनके पास वो एबिलिटीज हो कि वो उस पोजीशन को फिल कर ले। तो ऐसे केस हम बाहर के व्यक्ति को बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो मतलब हमारे पास न्यू पर्सन भी आ जाता है, फ्रेश टैलेंट भी आ जाता है। और फोर्थ जो हमारे पास एडवांटेज दे रखा है वो दे रखा है कंपेरेटिव स्पिरिट। जब बाहर के लोग आते हैं तो अंदर वाले लोग थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और एग्रेशन में उनसे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं जिनसे उनसे जल्दी आगे निकल सकें। तो ये थे हमारे मेरिट्स किस चीज के, बाहर से एम्प्लॉय को ढूंढने के। ओके, इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हाँ भी कमियां क्या एक्सटर्नल रिसोर्सेज की। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला क्या है, बहुत महंगा होता है क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है तो काफी ज्यादा इसके अंदर खर्चा हो जाता है। दूसरा बहुत है लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और आपको पता भी नहीं है कि हाँ वैकेंसी आएंगी कि भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो सही आएंगे कि नहीं आएंगे। तीसरा ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं, वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे प्रमोशन का मौका उनसे छीन लिया गया, उनको ये फीलिंग आती है। तो ऐसे केस में वो गुस्सा होके कम काम करते हैं, लेस इफेक्टिवनेस करते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा पूरा रिक्रूटमेंट का टॉपिक जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ लिया, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी हमने पढ़ लिए। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको? ओके। अब बच्चों बात करने वाले हम सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन का मतलब क्या है? तो सिलेक्शन का मतलब है ढूंढ तो लिया लेकिन अब आपको सेलेक्ट करना है, आपको एक्चुअल में डिसाइड करना है कि कौन से लोगों को जॉब देनी है। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पॉसिबल कैंडिडेट्स या फिर आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेशन दैट वी हैव। ओके, इसके अंदर भी कितने स्टेप्स है, 8 स्टेप्स हैं, ध्यान रखना आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। तो जो पहला स्टेप आता है बच्चों वो आता है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसको हम शॉर्ट लिस्टिंग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब मान के चलो बच्चों हमने एडवर्टाइजमेंट करी न्यूज़पेपर में कि हाँ भाई हमको टीचर्स चाहिए 11th 12th क्लास के लिए,
तो हमारे पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं। लेकिन जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हम कुछ कंडीशंस बताते हैं। कंडीशंस क्या बताते हैं? इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको ये काम करने आने चाहिए, तभी आप अप्लाई करो। लेकिन लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग है ना अप्लाई कर देते हैं। क्यों अप्लाई कर देते हैं? क्योंकि पास जॉब नहीं होती है। तो ऐसे में हमारा काम ये हो जाता है, पहले ये चेक कर लें कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं, हम उन्हीं को बुलाएं। और जो क्वालिफिकेशन को मैच नहीं करते हैं, हम उनको बुलाते ही नहीं है, उनको पहले ही स्टेप में एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट लिस्टिंग या फिर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओके, अब हमने लोगों को बुला लिया। अब लोगों को बुलाने के बाद उनका लेते हैं हम टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। बहुत तरीके के टेस्ट लेते हैं, जिससे हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में, उसके नजरिए के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमको 5 टाइप के टेस्ट पढ़ने हैं। पहला टेस्ट जो आता है बच्चों, वो आता है हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट। यहाँ पर हम चेक करते हैं सामने वाले व्यक्ति का इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है, आईक्यू कैसा है, वो जजमेंट कैसे ले पा रहा है, वो डिसीजन कैसे ले पा रहा है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो आ रहा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि सामने वाला पर्सन नई स्किल्स, नई नॉलेज को कितनी जल्दी ग्रैप्स कर लेता है, कितनी जल्दी सीख लेता है। तीसरा होता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके अंदर हम देखते हैं सामने वाला पर्सन सोचता कैसा है, सामने वाले पर्सन का नजरिया क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। फोर्थ टेस्ट आता है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जिस काम के लिए आए हो उसकी कितनी नॉलेज है। अगर टीचर बनने के लिए आए हो और आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, तो ये सारी चीजें चेक करी जाती है। अच्छा, एक चीज और, इसके अंदर एक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा 2 लाइन का डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आप अच्छे से कर लेना। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि न्यू स्किल्स कितनी जल्दी सीख सकता है, और ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स है कौन कौन सी। क्लियर? ओके। और फिफ्थ टेस्ट होता है हमारा क्या कहते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, कि वो लोगों में इंटरेस्ट कितना बना पा रहा है, या वो कैसे लोगों से घुल मिल रहा है। क्लियर? ओके। तो पहला क्या हो गया हमारा शॉर्ट लिस्टिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा होगा हमारा सिलेक्शन टेस्ट। जो ये टेस्ट को पार कर लेते हैं तो उनका क्या होता है, साक्षात्कार, मतलब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पर 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होता है। किसके बीच में? एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है, इनके बीच में बातचीत चलती है। ये डिटेल्स मांगता है, इसका काम है डिटेल्स को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सारी बातचीत होती है। उसके बाद अगर इंटरव्यू को कुछ क्वेरीज होती है तो वो इंटरव्यू से भी पूछ सकता है। जब इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। मतलब ये, उन्होंने अगर मान के चलो एप्लीकेशन में बड़ी बड़ी फेंकी हुई है, मैंने 10 साल स्कूल में काम किया है, मैंने 5 साल इस स्कूल में काम किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्कूल का नाम तो बताएगा। और जब वो स्कूल का नाम बताएगा तो हम स्कूल में फोन करके भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आपने क्या इस नाम के व्यक्ति ने काम किया है कि नहीं किया है। और आपने कॉर्पोरेट जॉब करी है तो हम उनको ये फोन करके पूछते हैं कि भैया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी थी या फिर निकाला गया था। तो ये सारा उनका हम रेफरेंस या फिर बैकग्राउंड चेक करते हैं, तभी इंश्योर करते हैं कि इनको सेलेक्ट करना है कि नहीं। जब ये बैकग्राउंड चेक भी हो जाता है और पास हो जाते हैं, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भाई आउट ऑफ जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों को हमको सेलेक्ट करना है। अभी ध्यान रखना, सेलेक्ट का मतलब ये नहीं कि फाइनली काम करने आ जाएगा कल से, नहीं। इसके बाद हम कराते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। और ध्यान रखना, जॉब ऑफर तभी मिलेगा जब आप मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाओगे। अगर आप मेडिकली फिट हो गए तो आपको क्या मिल जाएगा, जॉब ऑफर मिल जाएगा। जॉब ऑफर के अंदर आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, जो आपको बताता है कि इस डेट तक आपको ज्वाइन करना है। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस डेट तक ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपको एक रीजनेबल टाइम दे देते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का, कि हाँ आप अगले महीने से भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? और लास्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब जॉब ऑफर हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, बातचीत करी जाती है, कुछ पेपर वगैरह साइन करे जाते हैं। एम्प्लॉयर कुछ पेपर सबमिट करता है और जो एम्प्लॉय है वो कुछ पेपर सबमिट करता है। एम्प्लॉय कौन कौन से पेपर सबमिट करता है कि उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, इसके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी वो उसमें साइन करके देता है कि हाँ भाई मैंने ये सारी बातें लिखी थी, उसके सबूत किए रहे। वो उसको अटेस्ट करके देता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, अटेस्टेशन फॉर्म। और जो हमारे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो जॉब लेटर देते हैं। जॉब लेटर के अंदर सारी डिटेल्स दे रखी होती है, क्या काम है, कितने बजे से कितने बजे तक काम होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टी कैसे मिलेगी, क्या कांड करोगे कि निकाल दी जाओगे, तो सारी चीजें उसके अंदर बताई जाती है। क्लियर? तो ये था बच्चों, नहीं ये क्या, हाँ तो ये है बच्चों हमारा बड़ा प्यारा सा छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके अंदर हमने 8 स्टेप देख लिए। रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा शॉर्ट लिस्टिंग या प्रीलिमिनरी स्क्रीन। दूसरा हमारा सिलेक्शन टेस्ट, जिसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट।
उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के बाद उसका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। सिलेक्शन डिसीजन फाइनल तब तक नहीं होगा जब मेडिकल आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए। उसके बाद जॉब ऑफर किया जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी साइन हो जाएगा। तो ये है बच्चों हमारा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब बताया था। ट्रेनिंग का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो या जो काम आप करने वाले हो, उसमें आपको नई स्किल्स, नई नॉलेज देना, जिसका आपका काम इंप्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए, बेटर हो जाए, उस चीज को हम ट्रेनिंग बुलाते हैं। ऑन द अदर हैंड आपको करियर वाइज कुछ नई चीजें सिखाना, ग्रो कराने के लिए, जैसे आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी मैच्योरिटी, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए, उस चीज को हम डेवलपमेंट बुलाते हैं। क्लियर, बहुत ही बेसिक है। ट्रेनिंग मतलब जॉब, डेवलपमेंट मतलब करियर। ओके, एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, वो आती है हमारी एजुकेशन की। और एजुकेशन का सिंपल सा मीनिंग है आपकी नॉलेज इंक्रीज करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना, जिससे आप लॉजिकल डिसीजन ले पाओ कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज बेकार है। ओके, इसका एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ ट्रेन। तो ध्यान रखना, ट्रेनिंग की दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, होती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, काम के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, ठीक है ना। पहले काम भी सीखो और पैसा भी कमाओ, लर्न एंड अर्न बोथ एट द सेम टाइम। और ये हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको सिखाया पहले जाएगा और काम आपसे बाद में करवाया जाएगा। तो ये होता है हमारा ऑफ द जॉब। इसके अंदर बेसिकली हमको टोटल 3 ट्रेनिंग मेथड्स देखने हैं। ऑन द जॉब के अंदर हमको 2 देखने, एक होता हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरा होता हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब के अंदर एक पढ़ना है, वो है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। एक है हमारा अप्रेंटिसशिप। इसके अंदर क्या होता है, एक हमारा ट्रेनी होता है, एक हमारा मास्टर वर्कर होता है। आपको याद हो या आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी प्लम्बर को बुलाते हो, किसी मैकेनिक के पास जाते हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, तो वो 2 जने आते हैं नॉर्मली। और 2 जनों में क्या होता है, एक बंदा काम कर रहा होता है, दूसरा उसको देख रहा होता है ना। ये चीज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होता है, स्किल्ड जॉब होता है, ये हाथ की कला से काम होता है, ये पढ़ के आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रेनी होता है, एक मास्टर वर्कर होता है। तो ट्रेनी क्या होता है, वो मास्टर वर्कर जो काम करता है उसको देखता है, समझता है, उसके बाद ट्रेनी काम करता है और मास्टर वर्कर जो है उसको ऑब्जर्व करता है। आप कभी मैकेनिक के शॉप में गए हो तो उसमें क्या होता है, एक जो हमारा छोटा सा एम्प्लॉय होता है, उसका वो काम कर रहा होता है और फिर सिखा रहा होता है कि हाँ तू यहाँ गलत कर रहा है, तू यहाँ सही कर रहा है। मतलब ये पहले वो सीखता है, बाद में फिर वो देखता है कि हाँ भाई मैं काम सही कर रहा हूँ, तो जो हमारा मास्टर होता है वो उसको करेक्ट करता है। क्लियर, ओके। दूसरा जो हमारा ट्रेनिंग आती है वो आती है इंटर्नशिप। यहाँ पर इंटर्नशिप से मतलब क्या है कि जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करते हैं और कुछ महीनों के लिए, 1 महीने के, 2 महीने, 4 महीने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, मिनी जॉब करते हैं। और मिनी जॉब को क्या बुलाया जाता है, इंटर्नशिप कहलाया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, यहाँ पर आप 2 महीने 3 महीने के मेहमान हो। आपको स्टाइपेंड पे किया जाएगा या फिर आपको पॉकेट मनी पे की जाएगी, जिससे आपके खर्चे निकल जाए बेसिक, और आप काम भी सीख लो। तो इस चीज को बोला जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ओके, जो तीसरी टाइप की ट्रेनिंग आती है वो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्या होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मान के चलो बच्चों आप एक कमर्शियल पायलट हो, आप प्लेन उड़ाते हो, ठीक है। या फिर आप क्या हो, नए नए पुलिस वाले बने हो, पेपर दे के आपने रिटन पेपर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइपिंग लगाया, आपका जॉब सिलेक्शन हो गया किसके अंदर, जॉब पुलिस के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, आप पुलिस के अंदर पेपर लिख के गए हो, क्या आपको बंदूक चलानी आती है? नहीं आती है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के पायलट बनने चले गए, तो क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है? नहीं आता है। तो आपको क्या डायरेक्ट प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाएगा? जैसे क्या होता है, पापा पीछे बैठ जाते हैं, भैया पीछे बैठ जाते हैं, बेटा तो एक्टिवा चला, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या किया जाता है कि आपको वैसा ही एनवायरमेंट, वैसी ही चीजें आपको एक जॉब प्लेस से अलग दूसरी जगह पे आपको वो चीजें दी जाती है और वहां पे आपको पहले काम सिखाया जाता है। जैसे आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी एकेडमीज हैं, जैसे क्रिकेट एकेडमी होती है, ड्रामा एकेडमी होती है, वैसे हमारी पुलिस एकेडमी भी होती है, जिसके अंदर जो नए नए पुलिस वाले बनते हैं वो वहां पर जाके आर्म्स को चलाना, आर्म्स की नॉलेज लेना सीखते हैं। क्लियर। वैसे अगर कमर्शियल प्लेन बनते हो तो एक डमी प्लेन पर हम वो सारी चीजों को सीखते हैं। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं ट्रेनिंग के फायदे क्या क्या है। फायदे 2 लोगों को होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, दूसरा एम्प्लॉय को खुद को फायदा होता है। तो एक एक करके इसमें हम फायदे भी देख लेते हैं। तो पहला फायदा हम किसके बारे में देखने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने हमको 5 फायदे दे रखे हैं। पहला ये
कि जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग करने से हमारा पैसा बचता है, हमारी वेस्टेज बचती है, हमारे एफर्ट्स बचते हैं, ठीक है ना। आपको पहले से जब काम सिखा दिया जाएगा तो आप तुक्के मारने बंद कर दोगे, और जब तुक्के मारने बंद करोगे तो काम एकदम सटीक होगा, एकदम एक्यूरेट होगा, तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी मेहनत भी बचेगी। दूसरा ये, आप हमारे जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो क्वालिटी अच्छी बनाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे, तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी, तो मतलब प्रॉफिट भी इंक्रीज होने में हेल्प करता है। तीसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे फ्यूचर मैनेजर रेडी हो जाते हैं, मतलब ये हम लोगों को ट्रेन करते हैं, प्रमोशन देते हैं, ट्रांसफर देते हैं, नई नई चीजें सिखाते हैं, कि इसलिए सिखाते हैं कि इन फ्यूचर कभी उनको जरूरत पड़ी तो उनको प्रमोशन देके मैनेजर भी बना सकते हैं। क्लियर, ओके। हमारे एम्प्लॉयज का जो मोरल है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो अच्छा रहता है, तो वो अच्छे से काम करते हैं, छुट्टियां कम मारते हैं और छोड़ के भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे जो एडवांटेज दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ट्रेनिंग देने से, डेवलपमेंट करने से क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आता है वो उनको इजिली, जल्दी और इजिली क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और अकॉर्डिंगली वो सीख भी लेते हैं। जैसे क्या है, कोविड के बाद जब हमको जूम सेशंस लेने पड़े थे, टीचर्स को जूम सेशन लेने पड़े थे, तो स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब क्या है, वो इतने ज्यादा सीख चुके हैं, अब उनको आप कोई भी सॉफ्टवेयर दोगे तो 4 दिन के अंदर चलाना सीख जाएंगे, तो दे आर बिकम मोर एफिशिएंट, तो स्कूलों को इतनी दिक्कत नहीं होती है। क्लियर, तो ये थे हमारे बेनिफिट्स इसको जो ऑर्गेनाइजेशन के। ध्यान रखना इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग या बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत बार पूछा जा चुका है, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन भी और एम्प्लॉय भी। ओके बच्चों, पता है आपको इस समय टाइम क्या हो रहा है रिकॉर्डिंग करते समय? रात के 12:15, सीरियसली रात के 12:15 बजे मैं चैप्टर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, अब बच्चों बात करते हैं हमारे बेनिफिट्स क्या है एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉय को क्या क्या फायदा मिलता है ट्रेनिंग का। तो पहला फायदा क्या होता है, उनकी नॉलेज इंप्रूव हो जाती है, उनकी स्किल इंप्रूव हो जाती है, तो मतलब इन शॉर्ट वो उनका करियर अच्छा बन सकता है। दूसरा, जब वो काम अच्छा करेंगे तो पैसा भी ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि उनको इंसेंटिव, बोनस, कमीशन वगैरह ज्यादा मिलेगा। तीसरा ये कि हाँ भाई, जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वो मशीन अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, अगर वो बंदूक चलाना सिखाया जाएगा तो बंदूक चलाना सीख जाओगे। ये चीज समझ में आ रही है आपको? अगर आपको प्लेन चलाना सिखाया जाएगा तो प्लेन चलाना सीख जाओगे। क्लियर, ओके। मतलब एक्सीडेंट नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा, और लास्ट आप खुश रहते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस एम्प्लॉयज को और ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, अब बच्चों बात करते हैं स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपको लगेगा सर ये तो मजाक हो रहा है। देखो, हमने रिक्रूटमेंट के मेरिट्स ही मेरिट्स देख लिए, इंटरनल सोर्सेज के, एक्सटर्नल सोर्स के, हमने ट्रेनिंग के मेरिट्स देख लिए। अब ये जो इंपॉर्टेंस है ना, ये मजाक है, मतलब ये उनमें से हर में से 2-2 पॉइंट उठाकर यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट बन गए। देखो, पहला पॉइंट, हम अच्छे लोगों को ढूंढ पाते हैं और उनको जॉब दे पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, हम सही बंदे को सही जगह पे काम करवाते हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो क्वालिटी है, हमारी क्वांटिटी है, वो इंप्रूव हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, अगर अच्छे लोग होंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा, और हमारे पास फ्यूचर मैनेजर्स तैयार हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, हम अच्छे लोगों को अच्छी जगह से यूटिलाइज करवाएंगे, उनको अच्छा काम करवाएंगे, उनसे पूरा काम लेंगे और मजा आएगा। हम ज्यादा लोगों को हायर नहीं करेंगे, क्यों? जब हम ज्यादा लोगों को हायर कर लेते हैं तो 2 दिक्कत होती है, एक तो हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा है वो फालतू बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके लायक उतना काम नहीं होता है, तो हम ओवर स्टाफ करने से बचते हैं स्टाफिंग की मदद से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि हाँ भाई देखो, वही सेम पॉइंट, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, मोरल बूस्ट रहता है। क्लियर, ओके। आई होप को इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग अच्छे से समझ में आ गई हो। ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग बच्चों इतना, ये कह लो इतना इग्नोर्ड क्वेश्चन है, बच्चे इसको पढ़ के ही नहीं जाते। तो हुआ क्या, पिछले 10 साल में ये एक बार भी पूछा नहीं गया। पिछले साल पूछ लिया था, पिछले से पिछले साल पूछ लिया गया था, एक साल में पूछा गया था, पूछ लिया गया था, 2-3 साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन। तो मतलब ये बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर करके जाते हैं और वो आ भी जाता है। तो ध्यान रखना, सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, हमारे पास अब 2-4 मिनट की क्लास और बच्चे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बहुत बड़ी चीज होती है, और स्टाफिंग उसका एक चुनना सा छोटा सा पार्ट होता है। लोगों से डील करना, लोगों को मैनेज करना किसी भी तरीके से, उनको जॉब पर रखना, उनसे काम करवाना, उनको खुश रखना, उनकी दिक्कतें देखना,
ठीक है ना, उनको काम असाइन करना, उनको काम बताना, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और स्टाफिंग तो एक छोटा सा काम है, उनको एम्प्लॉय को लेकर आना, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। लेकिन उसके अलावा 100 काम और होते हैं, तो वो किसका पार्ट बन जाते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। क्लियर? ओके। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला रिक्रूटमेंट होता है, हम ढूंढते हैं लोगों को। दूसरा, हम जॉब को एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से लोग चाहिए, कितने तरह के लोग चाहिए, मतलब ये नंबर भी बताते हैं और उनकी क्वालिटी बताते हैं किस टाइप के टीचर हमको चाहिए। तीसरा ये है कि हम उनके इंसेंटिव और कॉम्पनसेशन प्लान भी बनाते हैं कि कैसे कैसे उनको पैसे दिया जाएगा, और अच्छा काम करेंगे तो कैसे कैसे उनको बोनस वगैरह भी दिया जाएगा। हमको ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, जिससे वो भी ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे। इसके अलावा हम लेबर के मैनेजमेंट से रिलेशंस अच्छे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आपको याद हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट और लेबर को अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो ये काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए ध्यान रखना, एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनमें पैसे देना किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। और लास्ट क्या होता है, कंपनी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर दे तो कोर्ट में बचाना भी किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। क्लियर? ओके। लास्ट टॉपिक बच्चों ऑफ दिस चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस। और ध्यान रखना ये एनसीईआरटी में दे रखा है और इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या बोलता है, जो आप जॉब कर रहे हो, आई रिपीट, जो आप जॉब कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो आपकी करियर ग्रोथ से रिलेटेड होता है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड है। यहाँ से आपकी नॉलेज स्किल्स इंप्रूव होती है, यहाँ से आप लर्निंग एंड ग्रोथ इंक्रीज होती है। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही बेसिक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो स्टाफिंग चैप्टर है, इसका वन शॉर्ट लेक्चर भी बहुत ही डिटेल में एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग हमने समझा, कंप्लीट होता है। अगर आप उसके डिटेल लेक्चर चाहिए तो बच्चों प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में आपको इसकी जो स्टाफिंग चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और 2.5 घंटे के अंदर हमने चैप्टर पढ़ाया, ये तो मुश्किल से 50 मिनट की वीडियो बनी है, वो सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया मैंने 8 वीडियोस के अंदर। 20-20, 25-25 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस हैं, बिना बोर हुए हुए आप उसको पढ़ सकते हो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स के साथ। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले किसी चैप्टर के वन शॉट लेक्चर में। तब तक आपका और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और मजे करते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।